हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 82, जिसके अंदर अपन वेव थ्योरी है उसको अपन आगे बढ़ाएंगे। ये लेक्चर वेव थ्योरी का आपका सेकंड लेक्चर है। पिछले लेक्चर पर मैंने आपको वेव का बेसिक पोर्शन है वो कंप्लीट करवा दिया था और कई मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स लिखवाए थे। वो रिजल्ट्स ऑब्वियसली आपने अच्छे से नोट कर रखे होंगे, आपने अच्छे से तैयार कर रखे होंगे, ठीक है ना। आज मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी आपके पास वेव का स्क्रीनशॉट दे रखा है, उस स्क्रीनशॉट को देख करके आपको तरंग का समीकरण किस प्रकार से लिखना है ये मैं आपको सिखा देता हूं। तो तरंग का समीकरण लिखना, देखो ध्यान से। सबसे पहली बात है कि y बराबर क्या आपके पास a साइन ओमेगा टी माइनस क्या देगा आपके पास है की एक्स। अब कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं, देखना ध्यान से। देखो y बराबर क्या हो जाएगा आपके पास a साइन ओमेगा टी माइनस की एक्स हो गया। तो यहाँ पे ये जो आता है ये तो कण के विस्थापन की दिशा हो जाएगी, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ये तो आपके पास हो जाएगा y तो कण का विस्थापन, ए क्या हो जाएगा भाई ए हो जाएगा कण का आयाम। इसके बाद ओमेगा क्या होता है भाई, कोणीय आवृत्ति होती है। टी क्या होता है भाई, समय होता है। के क्या होता है भाई, कोणीय तरंग संख्या। एक्स क्या होता है भाई, विस्थापन होता है। यहां पर के साथ में जो भी आता है ना वो आपके पास आती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तरंग संचरण की दिशा। अगर कण के कंपन की दिशा, कण भी मान के चलेगा एक्स एक्स के अनुदिश कंपन कर रहा है और तरंग भी एक्स एक्स के अनुदिश संचरित हो रही है, तो मान लेना तरंग कौन सी है, अनुदैर्ध्य। कण तो मान के चलेगा, तरंग तो एक्स एक्स के सॉरी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, तरंग तो मान के चलेगा एक्स एक्स के अनुदिश संचरित हो रही है और कण आपका वाई एक्स के अनुदिश संचरित हो रहा है, वाई अक्ष के अनुदिश कंपन कर रहा है, तो मान लेना तरंग कौन सी आपकी, अनुप्रस्थ है, ठीक है ना। एक तो ये चीज होगी। दूसरी चीज आपको बताता हूं, तो यहां पर के साथ में क्या लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है या वाई लिखा है, यहां से अपन देख के बता देंगे कि तरंग कौन सी दिशा में संचरित हो रही है। बात समझ में आई। दूसरी बात, अब यहां से तो अपने को यही पता चलेगा कि तरंग एक्स में संचरित हो रही है, वाई एक्स के अनुदिश संचरित हो रही है। अब एक्स आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मैं आपको बता देता हूं, देखो ध्यान से। ब्रैकेट के अंदर दो चीजें हैं, एक तो आपके पास ओमेगा टी है और एक आपके पास है क्या भी के एक्स है, ठीक है ना। एक तो ओमेगा टी और एक आपके पास है क्या भी के एक्स है, ठीक है। अब सुनना देना से, आपका जो ओमेगा टी है वो तो यहाँ पे क्या भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो सकता है और हो सकता है ये भी पॉजिटिव हो, यानी ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ओमेगा टी प्लस के एक्स बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा देवदान से, ब्रैकेट के अंदर बन सकता है आपके पास ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है के एक्स, ये भी हो सकता है। ओमेगा टी माइनस क्या हो सकता है आपके पास है के एक्स, ये भी हो सकता है। इसके बाद में माइनस का ओमेगा टी प्लस का के एक्स, ये भी हो सकता है। माइनस का ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ये भी हो सकता है अभी। तो अगर आपके पास ये हो गया, आप तो एक बात ध्यान रखना भी, के साथ में एक्स 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 एक्स, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है वो देगी आपके पास एक्स एक्स के अनुदिश। ये वाली जो तरंग है ये भी एक्स एक्स के अनुदिश संचरित हो रही है, ये भी एक्स एक्स के अनुदिश संचरित हो रही है और ये भी ध्यान से देखना, देखो ये भी आपके पास में एक्स एक्स के अनुदिश संचरित हो रही है। ये तो मैंने आपको कोई नई बात नहीं सिखाई, पहले बता चुका आपको मैं। अब सुनना दो ध्यान से, अगर ओमेगा टी और के एक्स इन दोनों का चिन्ह सेम आ जाए तब तो आपको डायरेक्शन लेने नेगेटिव। ओमेगा टी और के एक्स दोनों का चिन्ह अगर सेम आ जाए तब आपको डायरेक्शन लेने नेगेटिव। ओमेगा टी और के एक्स दोनों प्लस,
तो डायरेक्शन नेगेटिव, ओमेगा टी और के एक्स दोनों माइनस, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी आपके पास है नेगेटिव, ये आपके पास होगी नेगेटिव। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन देवदान से। यहां पर देखते हैं अपन, देखो ओमेगा टी के एक्स एक प्लस एक माइनस एक माइनस एक प्लस, तो इस स्थिति में आपको डायरेक्शन क्या लेनी है भाई, इस स्थिति में डायरेक्शन लेनी है पॉजिटिव। तो शायद आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब आपके पास है जैसे ये तरंग है, ये एक्स हो गया, ये आपके पास वाई हो गया, ये आपको तरंग दे रखी है इस प्रकार से यूं। आपको क्या करना है, इसका समीकरण लिखना है। इसका समीकरण कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले आपके पास t बराबर 0 पर जो पार्टिकल है इसकी बात करते हैं। तो इस पार्टिकल की स्थिति पर ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास एक क्षैतिज बन जाएगा इस प्रकार से यूं, और ये स्पर्शिका बन जाएगी, इन दोनों के बीच का कोण ये थीटा। यहां पर इस स्थिति में थीटा आपके पास है लेस देन 90, तो आपके पास टेन थीटा क्या बन जाएगा पॉजिटिव। तो अपन बात करते हैं कि इस पार्टिकल का जो वेग है वो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस का VW क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और टेन थीटा क्या हो जाएगा आपके पास है पॉजिटिव। तो पार्टिकल अब वो किधर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इस पार्टिकल का जो इस समय पर जो वेग है वो किधर की तरफ हो जाएगा, नेगेटिव की तरफ हो जाएगा। तो इस पार्टिकल के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि ये पार्टिकल नेगेटिव एक्स की तरफ जा रहा है। तो अपन समझ चुके हैं कि पार्टिकल माध्य स्थिति से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाकर के वापस माध्य स्थिति तक आ चुका है, यानी अपना आधा चक्कर पूरा कर चुका है। और आधा चक्कर पूरा कर चुका है, इसका मतलब इस कण की जो प्रारंभिक कला फाई है, फाई बराबर कितना हो जाएगा आपके पास पाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई, आधा चक्कर पूरा कर चुका है। तो इस कण का विस्थापन समीकरण क्या बन जाएगा आपके पास, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और फाई को अपन क्या लिख सकते हैं पाई। ये तो इसका समीकरण हो गया। और किसी भी x डिस्टेंस पर पार्टिकल है, इसके लिए मैं यहां पे लिख दूंगा माइनस का x। तो यहां से आपके पास y बराबर क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा आपके पास a साइन ओमेगा टी माइनस का kx तो बन ही गया, और प्लस पाई है तो ये आपके पास माइनस का साइन बन जाएगा। या इसको अपन लिख सकते हैं y बराबर a साइन, माइनस को अपन अंदर ले जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा kx माइनस का ओमेगा टी भी बन जाएगा। तो यहां पर ये दोनों ही सही है भाई, दोनों ही सही है, इन दोनों को ही अपन सही लिख सकते हैं। तो इस तरंग को देख करके देखो अपन ने इस प्रकार का समीकरण वो लिख दिया है। इसके बाद आगे अपन डिस्कस करते हैं। इसका एक एग्जांपल और बता देता हूं मैं आपको। ये x हो गया, ये y हो गया। इसके बाद में ध्यान से देखना है, देखो तरंग बना रहा हूं मैं, यहां पे ये हो गया, अब यहां के लिए तो कितना हो जाएगा आपके पास है a, और इसके लिए अगर मैं बात करता हूं, इसके लिए मान के चलेगा ये कितना हो जाएगा आपके पास √3a/2, या चलो इसको आप ले लो, इसको आप लिख सकते हैं a/2 ले लिया मैंने, a/2। और ये वाली वेव मान के चलेगा इधर की तरफ यूं जा रही है, ये आपके पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन हो गया। अब इस तरंग के लिए मैं समीकरण लिखने वाला हूं, तो कैसे लिखूंगा ध्यान से देखना। देखो सबसे पहले x बराबर 0 पर जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल की अपन बात करते हैं। तो इस पार्टिकल के लिए देखो ध्यान से, ये वाला पार्टिकल नेगेटिव में है। सबसे पहले इसकी गति की दिशा की बात करते हैं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, इस प्रकार से एक क्षैतिज बनाता हूं, ये क्षैतिज बना दिया मैंने, ये क्षैतिज हो गया, और ये स्पर्शिका हो गई। क्षैतिज और स्पर्शिका के बीच का जो कोण है वो आपके पास है थीटा मोर देन 90 बन जाएगा। तो
इस स्थिति में आपका जो टेन थीटा वो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो इस स्थिति में कण का वेग वीपी बराबर माइनस का वीडब्ल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और टेन थीटा भी क्या हो जाएगा आपके पास है, नेगेटिव। तो पार्टिकल की गति की दिशा ऊपर की तरफ हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन इस प्रकार से एक सर्कल बना सकते हैं। ये मैंने सर्कल बना दिया। अब ये जो पार्टिकल है वो x बराबर माइनस a/2 पर है, यानी यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, या तो यहाँ पर है और या यहाँ पर है। और पार्टिकल किधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ, यानी ऊपर की तरफ। ये पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है। और ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये हुआ कि ये माध्य स्थिति की तरफ जा रहा है। तो माध्य स्थिति की तरफ तो ये जा रहा है, तो अपने को ये लेना पड़ेगा ये। तो ध्यान से देखना, देखो ये आपके पास है कितना हो जाएगा, a/2। तो एंगल आपको कौन सा लेना पड़ेगा, प्रारंभिक कला। तो प्रारंभिक कला आपके पास है ये बन जाएगी, ये आपके पास में प्रारंभिक कला बन जाएगी। इसको अपन बोल देंगे फाई। अब फाई यानी ये आपके पास है ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसको अपन बोल देंगे एल्फा। तो एल्फा कितना कैलकुलेट कर सकते हैं, 30। तो फाई कितना हो जाएगा आपके पास है 30 डिग्री, यानी इसको अपन बोलेंगे π/6 रेडियन। तो ये आपके पास है कितना बन जाएगा, 5 π/, ये आपके पास है 2π माइनस क्या देगा आपके पास है π/6, 30 हो गया ना। तो 12 माइनस a कितना देगा आपके पास है 11 π/6 हो जाएगा। तो कितना देगा आपके पास है 11 π/6। ये आपको इस पार्टिकल की जो प्रारंभिक कला वो मालूम हो जाएगी भी, ठीक है ना। इस पार्टिकल की प्रारंभिक कला होगी। तो इसके लिए अपन क्या लिख सकते हैं, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है 11 π/6। और इसके बाद में तरंग है वो किधर की तरफ जा रही है, फिर पॉजिटिव की तरफ जा रही है। तो माइनस आपके पास में क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा। ये आपके पास इस तरंग का समीकरण बन जाएगा भी। तो किसी भी तरंग का स्क्रीनशॉट देख करके उसका समीकरण अपन किस प्रकार से लिखते हैं ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो सबसे पहले आपके पास जो x बराबर 0 पर पार्टिकल है उसकी गति की दिशा पता लगाओ। गति की दिशा से और उसकी स्थिति से उसकी प्रारंभिक कला अपने पास में आएगी। प्रारंभिक कला आ गई, वो प्रारंभिक कला अपन ने निकाल दी। और y बराबर क्या होता है आपके पास है a साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है 5 माइनस kx होता है। तो 5 की जगह पाई पुट कर दिया और वहां पे 5 की जगह क्या पुट कर देंगे अपन 11 π/6 पुट कर देंगे, ठीक है ना। ये बात होगी भी। तो किसी भी तरह का समीकरण देख करके उसका इक्वेशन किस प्रकार से लिखते हैं ये भी मैंने आपको समझाया है। करें इन चीजों को नोट, बढ़ते हैं फिर अपन आगे। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूँ तरंग स्पंद कि तरंग स्पंद क्या होता है। देखो ध्यान से, जैसे मान के चलिए अपन ने कोई भी रस्सी है उसको तान रखा है, उस रस्सी को पकड़ करके अगर इसके अंदर मैं एक झटका देता हूँ तो ये क्या बन जाता है, एक तरंग स्पंद बन जाता है, वेव पल्स बन जाता है, ठीक है ना। और अगर रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में मैं इसके अंदर बहुत सारे झटके देता हूँ, बहुत सारे इसके अंदर पल्स जनरेट करता हूँ, तो इस स्थिति में क्या बन जाती है, वेव बन जाती है। क्या बन जाती है, वेव बन जाती है। तो बहुत सारे जो पल्स हैं, बहुत सारे जो स्पंद है वो मिलकर के एक वेव का फॉर्मेशन करते हैं। बट रस्सी के अंदर आपने एक झटका दे दिया, इस झटके को अपन क्या बोलते हैं, स्पंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पंद बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, देखो अपन बात करते हैं तरंग स्पंद। वेव पल्स। अब इसका देखो ध्यान से, मैं इक्वेशन लिखने वाला हूं। क्वेश्चन ये सीधा कि जैसे आपके पास में y बराबर दे रखा है 4/2 प्लस 4t माइनस क्या देगा आपके पास x का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास है एक स्पंद का समीकरण है भाई। y बराबर कितना देगा आपके पास 4/2 प्लस 4t माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा भाई, ठीक है ना। अब अपने को क्या करना है, एक तो इसका अधिकतम विस्थापन निकालना है, ठीक है, और एक इसकी अपने को स्पीड है वो मालूम करनी है भाई। तो कैसे मालूम करते हैं, ध्यान से देखना। देखो सबसे पहली बात है कि ये तो t पे डिपेंड करता है, ये आपके पास में x पे डिपेंड करता है। तो ये t और ये x,
तो t बराबर 0 x बराबर 0 पे ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो आपके पास में 0 हो जाएगी, क्योंकि y आपको मैक्सिमम निकालना है। तो y मैक्सिमम तभी होगा ना जब ये आपके पास मिनिमम होगा, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि जब आपके पास 4t माइनस क्या हो जाएगा आपके पास x बराबर 0, तो इस स्थिति में, ठीक है ना, ये वाली जो टर्म है ये अगर आपके पास मिनिमम होगी, ये हो जाएगी आपके पास मिनिमम, और मिनिमम का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास है 0, ठीक है ना। तो इस स्थिति में y बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 4/2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है 2। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो y मैक्सिमम हो वो कितना हो जाएगा आपके पास है 2 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यानी जो पल्स है इसकी अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है आपके पास में 2 होती है। ओके, अब सबसे पहले अपन बात करते हैं इसके अंदर अलग अलग टाइम पे बात करते हैं अपन। तो t बराबर 0 पर इसकी समीकरण देख लेते हैं अपन। तो t बराबर 0 पर, तो t बराबर 0 पर आपके पास में क्या बन जाएगा इधर से y बराबर 4/2। अब t बराबर 0 पुट कर दिया, ठीक है ना। और तो फिर उसके बाद में प्लस क्या हो जाएगा आपके पास माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस क्या हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर। इसके बाद में अपन बात करते हैं t बराबर 1 पर। तो t बराबर 1 पर y बराबर 4/2 प्लस, अब ध्यान से देखना, देखो t बराबर 1 पुट कर देंगे क्या बन जाएगा 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से t बराबर 2 पर देखो ध्यान से y बराबर 4/2 प्लस, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 8 माइनस एक्स का ये होल स्क्वायर हो जाएगा अभी, ठीक है। अब यहां पर मेरे को क्या करना है अभी, y मैक्सिमम लेके आना है। तो y मैक्सिमम कब मिल सकता है अभी, जब x बराबर कितना पुट कर देता हूँ 0 पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। x बराबर 0 पुट कर दे, ये वाली टर्म आपके पास में 0 हो जाएगी, 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2। तो x बराबर 0 पर y आपके पास में क्या होगा मैक्सिमम। इसी प्रकार से इसके अंदर अपन देखते हैं x बराबर कितना पुट करूं ताकि मेरे को y मैक्सिमम प्राप्त हो। इसके अंदर x बराबर आपको पुट करना है भी कितना भी प्लस का 4, तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा 0। भाई ये वाली टर्म मेरे को 0 करनी है, 4 माइनस 4 कितना हो जाएगा 0। तो फिर उसके बाद में आपके पास y क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास +4, तो यहाँ पर आपके पास y क्या बन जाएगा मैक्सिमम। इसी प्रकार से ध्यान से देखना, देखो x बराबर यहाँ पर कितना पुट करना है अभी 8 पुट करना है। तो 8 में से 8 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 0 देगा, ठीक है ना। तो 8 में से 8 माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा, तो y आपके पास में क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में +8, तो इस स्थिति में y क्या हो जाएगा आपके पास में मैक्सिमम। तो अब यदि अपन इसका ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पे ध्यान से क्या बनता है, देखो y बराबर 4/2 प्लस एक्स स्क्वायर। तो y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किसके एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे y और x के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, अति परवलय बनेगा। कैसा बनेगा अति परवलय। तो कैसा यहाँ पे ग्राफ बनने वाला देवदान से, ये x हो गया, ये आपके पास y हो गया, ठीक है ना। यहां पर आपके पास x बराबर क्या हो जाएगा अभी 0, यहां पे x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 4, यहां पे x बराबर कितना हो जाएगा 8, यहां पे x बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है 12। ठीक है, अब ध्यान से सबसे पहले अपन बात करते हैं किस पे, t बराबर 0 पे। सबसे पहले यहां पे अपन देखते हैं किस पे, t बराबर 0 पे। तो t बराबर 0 पर ध्यान से देखना, देखो x बराबर 0 पर y मैक्सिमम है। तो t बराबर 0 पर तो x बराबर 0 पर ही, तो यहां पे ध्यान से इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा, ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद t बराबर 1 पर x बराबर +4 पर ये मैक्सिमम चला जाएगा, यानी ये जो पीक है, ये जो चोटी है वो x बराबर 4 पे चली जाएगी। तो फिर उसके बाद ये जो पीक है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं t बराबर 2 पर x बराबर 8 पर ये पीक शिफ्ट हो जाएगा।
पीक यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद t बराबर 3 पर ये जो पीक है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये बात हो गई भी। तो यहाँ पे तो अपन बोलेंगे t बराबर 1, t बराबर 0, फिर उसके बाद है t बराबर 1, फिर उसके बाद है t बराबर 2 और यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगा, t बराबर 3 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, देखो 0 से 1 सेकंड में ये जो पल्स है वो कितना चलता है, 4 मीटर चलता है पॉजिटिव की तरफ, ठीक है ना। तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा बताओ, सॉरी इसका वेग कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकंड, और वो भी किधर की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ हो जाएगी। यानी हर सेकंड ये जो पल्स है वो 4 मीटर खिसक रहा है, किसकी तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ खिसक रहा है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जो पल्स का वेग है v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, प्लस का 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, और किधर की तरफ हो जाएगा, एक्स एक्स के अनुदिश। अब ये तो मैंने आपको यहाँ पे बाकायदा विजुअलाइज करवाया है कि किस प्रकार से एक जो पल्स है वो आगे की तरफ बढ़ता है, बट वास्तव में हमेशा आपको इस प्रकार से ग्राफ वो बना करके थोड़ा ना चेक करना है, नहीं। तो आपको वेग कैसे निकालना है, देखना ध्यान से देखो। वेग निकालने के लिए एक तरीका है मेरे पास में, v बराबर क्या होता है आपके पास में, t का गुणांक बटे क्या हो जाएगा आपके पास में, x का गुणांक, t का गुणांक बटे x का गुणांक। तो ध्यान से देखना, देखो यहां पे t का गुणांक कितना हो जाएगा, t के साथ में कितना है 4, x के साथ में कितना है भी 1, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर जो है 4t माइनस एक्स, 4t और x इन दोनों के चिन्ह अगर समान है तो इस स्थिति में डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है आपको, और इन दोनों के चिन्ह अगर अपोजिट है तो 4t तो पॉजिटिव है और x आपके पास नेगेटिव है, तो इस स्थिति में डायरेक्शन आपको पॉजिटिव लेनी है। तो ये आपके पास हो जाएगी किधर की तरफ है, प्लस x की तरफ। ये आपके पास आंसर आ गया अभी, ठीक है ना। तो ये आपका वेव पल्स था, एक क्वेश्चन इस पर बहुत है, इसको नोट करो। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं तरंग का वेग या तरंग की चाल। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं तरंग का वेग या तरंग की चाल। तो स्पीड ऑफ वेव, तरंग की चाल यानी स्पीड ऑफ वेव। अब देखना ध्यान से देखो, सबसे पहले तरंग की चाल है अपन जानते हैं क्या होती है अभी, v बराबर क्या होता है आपके पास है लेमडा बटे टी, या v बराबर कितना होता है आपके पास एन लेमडा, या v बराबर क्या होता है आपके पास ओमेगा बटा के। ये तो अपन सारी के सारे जानते ही हैं। अब आपको बताया कि तरंगें दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अनुप्रस्थ तरंग, एक होती है अनुदैर्ध्य तरंग। तो सबसे पहले जो अनुप्रस्थ तरंग है उसकी चाल मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिएगा, फर्स्ट अनुप्रस्थ तरंग की चाल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अनुप्रस्थ तरंग को किस प्रकार से अपन उत्पन्न करेंगे। ये आपके पास में कोई दर्द आधार है और ये धरातल है। अब यहां पर आपने इस प्रकार से कोई भी एक तार बांध रखा है और इसके बाद ये जो तार है यहां पे एक पुली के ऊपर से गुजर रहा है। ठीक है भाई, तार एक पुली के ऊपर से गुजरता है और फिर उसके बाद यहां पर आपने क्या करेगा, इस प्रकार से कोई भी वेट लटका रहेगा, वेट। ओके भाई, अब देखना से देखो, यहां पे नीचे की तरफ तो इसका क्या लग जाएगा, भी वेट लग जाएगा, जिसकी वजह से इस तार के अंदर जो टेंशन है वो कितना देगा आपके पास है, टी आ जाएगा। यहाँ पे तार में टेंशन कितना देगा, टी। यहाँ पर अगर टी तो यहाँ पर भी टेंशन कितना देगा आपके पास है, टी। ये तो अपन जानते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पर भी तार के अंदर टेंशन टी आ जाएगा और यहाँ पर भी तार के अंदर टेंशन है वो कितना देगा, टी आ जाएगा अभी, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपका जो तार है वो रेस्ट में, इस कारण से पूरे तार के अंदर जो टेंशन है वो एक समान होगी भी। तो यहाँ पे जो टी है वो क्या देगा, तार में तनाव। तो अपन बात करते हैं टी, ये क्या देगा आपके पास है, तार में तनाव। ओके,
अब ये जो यहां से लेकर के यहां तक का तार है जिसके अंदर आपको तरंग उत्पन्न करनी है, मान के चलिए इस तार का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी l हो जाएगी। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान एक टर्म होती है, वो मेरे को यहाँ पे डिफाइन करनी है। तो एकांक लंबाई का द्रव्यमान क्या होता है, इसको अपन लिखते हैं म्यू से। किससे लिखते हैं, म्यू से। तो यहाँ पर म्यू बराबर क्या होता है, म्यू बराबर होता है आपके पास m बटा l। तो तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, ये हो जाएगा तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर म्यू बराबर क्या हो जाएगा आपके पास m बटा l। अब द्रव्यमान बराबर क्या होता है आपके पास आयतन गुणा घनत्व है। अब ये आपके पास है जो तार है, इस तार का अपन छोटा सा इतना सा क्रॉस सेक्शन काटते हैं भाई, इतना सा भाग है उसको काट करके मैं यहाँ पे जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखो कैसा बनता है ये तार। तो आपका जो तार है वो कैसा भी बेलनाकार है, सिलिंड्रिकल है। तार सिलिंड्रिकल है, ठीक है भाई। और इस तार की जो त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी आपके पास, r हो जाएगी भी, ठीक है ना। तो अपन जानते हैं कि m द्रव्यमान बराबर क्या था, आयतन गुणा घनत्व है। अब आयतन अपन कैसे निकाल सकते हैं भी, क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो क्षेत्रफल इंटू क्या देगा आपके पास लंबाई, ये आयतन हो गया, इंटू क्या देगा आपके पास घनत्व है, ये द्रव्यमान हो गया, बटे क्या देगी लंबाई, l से अपन l को काट देंगे। तो म्यू बराबर क्या देगा आपके पास a इंटू रो, ठीक है ना। और अगर अपने को जरूरत पड़ी तो एक को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इंटू क्या देगा रो देगा। तो ये आपके पास एकांक लंबाई का द्रव्यमान आ गया। अब अगर तार के अंदर तनाव कितना है टी और एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना है म्यू है, तो इस तार के अंदर उत्पन्न होने वाली जो अनुप्रस्थ तरंग है, इस अनुप्रस्थ तरंग की चाल कितनी होती है, अनुप्रस्थ तरंग की चाल को अपन लिख देंगे वी टी, यानी वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव बराबर होता है आपके पास रूट ऑफ टी बटे म्यू, लिख दो इसको आप। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है अभी, वी टी बराबर कितना होता है अंडर रूट का टी बटे म्यू। अब यहाँ पे जो टेंशन है इसको तो टेक देंगे टी, और म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, ए इंटू रो, ठीक है भाई, बराबर टेंशन अपॉन एरिया। तो बल बटा क्षेत्रफल, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रतिबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबल। तो ये आपके पास हो जाएगा प्रतिबल बटे क्या देगा आपके पास रो का रूट, ठीक है भाई। और इसके बाद में देना से अपन जानते हैं कि y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू विकृति हो जाएगा। तो यहां से अपने पास है प्रतिबल को अपन लिख सकते हैं y इंटू विकृति बटे क्या देगा आपके पास रो देगा भी। तो ये आपके पास में अनुप्रस्थ तरंगों की चाल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है भाई, ठीक है ना। कई बार आपको क्या होगा भाई, तार का द्रव्यमान दे दिया जाएगा, लंबाई दे दी जाएगी, ठीक है ना, तनाव दे दिया जाएगा। तो द्रव्यमान बटा लंबाई करके आप म्यू निकाल लेना, और टी बटा म्यू का रूट करके आप वी निकाल लेना। कई बार टी ए और रो दिया जाएगा, कई बार आर दिया जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर से अपन क्या कर सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। कई बार आपको प्रतिबल दिया जाएगा, प्रतिबल और घनत्व दिया जाएगा, तो उससे अपन वी निकाल सकते हैं। और कई बार क्या होगा भी y दिया जाएगा, विकृति आपको दी जाएगी, घनत्व आपको दिया जाएगा। आपको ऐसे बोले कि विकृति वो 1% है, 1% का मतलब कितना हो जाएगा, 1/100। y आपको दे दिया, मान के चलेगा कितना हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9। तो कितना हो जाएगा आपके पास में 9 × 10 की पावर 9। विकृति कितनी हो जाएगी भी 1% यानी 1/100। और घनत्व आपको दे दिया, मान के चलेगा 8 गुणा, मतलब घनत्व आपको दे दिया, मान के चलेगा कितना दे दिया, 1 × 10 की पावर 3 दे दिया, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब दे दिया, ठीक है ना। तो रो की वैल्यू अपन 10 की पावर 3 फुट कर देंगे, सोल्व करेंगे, यहाँ से अपने को वी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी भी, ठीक है ना। ये चीज़ हो गई भी। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी अच्छे से, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर आपको। तो ये तो आपके पास में अनुप्रस्थ तरंग की चाल हो गई, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल जैसे मान के चलेगा कोई भी तार है,
उस तार के लिए y बराबर दे रखा आपको कितना देखो ध्यान से, y बराबर हो जाएगा आपके पास 2 गुणा 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इस तार का जो घनत्व है, घनत्व आपको दे दिया रो बराबर आपको दे दिया कितना भी 8 गुणा 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसके बाद इस तार के अंदर जो विकृति है ये आपको दे दी मान के चलेगा 1%। तो आपको क्या करना है, वी ज्ञात करना है, वीटी। तो वीटी बराबर सबसे पहले y पुट कर दो, तो y कितना देगा आपके पास है 2 गुणा 10 की पावर 11। विकृति पुट कर दो, विकृति कितनी हो जाएगी 1%, तो 1/100। इसके बाद रो कितना देगा आपके पास 8 गुणा 10 की पावर 3। फिर उसके बाद इसका अपन रूट कर देंगे, तो 10 की पावर 3 और ये कितना देगा आपके पास है 10 की पावर 2, कितना देगा 10 की पावर 5। तो 11 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना देगा आपके पास है 6। तो 10 की पावर 6 का रूट कितना देगा 10 की पावर 3, यानी 1000 लिख दो बटे, ये आपके पास कितना देगा अभी 2/8 यानी 1/4। अगर 4 का रूट कितना होता है आपके पास 2 होता है, तो 1000/2 कितना होता है आपके पास है 500 मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास वीटी का मान प्राप्त हो गया अभी, ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ तरंगों की जो चाल है उसके अंदर इतना ही है, ये मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, ठीक है भी। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अभी। तो चलिए बच्चों, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल। अनुप्रस्थ तरंगों की चाल मैंने आपको समझा दी कंप्लीट। तो इसके बाद में नंबर आता है बी, लिख दो आप अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल। तो अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल है ना, उसके लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया अभी? उसने कहा कि अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल है वो एक तो माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पे डिपेंड करती है। तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव बराबर अंडर का क्या होता है आपके पास ई बटे क्या होता है आपके पास रो। ई तो क्या होता है भाई, ये होता है प्रत्यास्थता गुणांक, और रो क्या होता है अभी माध्यम का घनत्व होता है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके लिए भी ठोसों के लिए इस फॉर्मूले को अपन अप्लाई करते हैं। आपको मालूम है कि ठोसों के लिए जो ई होता है वो क्या होता है भाई, वही होता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक। अपन देखते हैं वाई क्या होता है, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठोसों के लिए वाई देखा जाता है अभी। तो अपन लिख सकते हैं कि वी एल बराबर अंडर रूट का ई को अपन क्या लिख सकते हैं वाई बटे क्या देगा आपके पास रो, वाई बटे रो हो गया, ठीक है ना। अब अपन एक काम करते हैं अभी, कोई भी जैसे ठोस है उसके लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक की वैल्यू फुट करते हैं, घनत्व की वैल्यू फुट करते हैं। यहां से आपके पास में वीएल का मान आ जाएगा, और ये वीएल का कौन सा मान आएगा भाई, सैद्धांतिक मान आएगा भाई। एक फॉर्मूले से ज्ञात किया गया जो मान है इसको अपन क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक मान यानी थ्योरेटिकल वैल्यू, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपन प्रैक्टिकल ज्ञात करके देखते हैं तो अपने को प्राप्त होता है प्रायोगिक मान। और ठोसों के लिए प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन का जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं, न्यूटन का सूत्र बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, ये आपके पास है न्यूटन का सूत्र। तो ठोसों के लिए वीएल का जो प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान हो बिल्कुल बराबर प्राप्त होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ठोसों के लिए न्यूटन का जो सूत्र है बिल्कुल एकदम सही रूप से लागू होता है। तो अपन बात करते हैं कि प्रायोगिक मान बराबर क्या होता है आपके पास है, सैद्धांतिक मान। प्रायोगिक मान बराबर क्या होता है आपके पास है, सैद्धांतिक मान, ठीक है ना। और ध्यान से देखना, देखो प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं।
तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि जो न्यूटन का फॉर्मूला है बिल्कुल एकदम सही सही लागू होता है। अभी न्यूटन का फॉर्मूला बिल्कुल सही लागू होता है। ओके, अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान प्रैक्टिकल करके ज्ञात किया जाता है अभी, ठीक है ना, प्रैक्टिकल से, और इसमें फॉर्मूले का कोई रोल नहीं होता है। और सैद्धांतिक मान है वो किससे ज्ञात किया जाता है, वो फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है। जो थ्योरी है, जो प्रिंसिपल है, जो फॉर्मूला है, उससे वैल्यू ज्ञात की जाती है अभी। जैसे ये आपके पास में फॉर्मूला, न्यूटन ने जो फॉर्मूला दिया, इस फॉर्मूले से अपन जो मान ज्ञात करेंगे इसको अपन बोलते हैं सैद्धांतिक मान। और ठोसों के बाद में अपन बात करते हैं सेकंड, द्रवों के लिए। द्रवों के लिए तो ध्यान से देखना है, देखो द्रवों के लिए जो ई होता है वो क्या होता है आपके पास है बी, और बी क्या होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। और अपन जानते हैं कि वी एल बराबर अंडरूट का, इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी, अंडरूट का बी बटे रो हो जाएगा। तो बी तो क्या होता है आपके पास आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यानी बल्क मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है ना, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, ये इसका सही नाम होता है अभी, ठीक है ना। तो VL बराबर कितना हो जाएगा, अंडरूट का बी बटे रो। अब किसी भी लिक्विड के लिए बी की वैल्यू फुट करो, इसके लिए रो की वैल्यू फुट करो, और यहां से उसके लिए वेग निकाल लो, ये आपके पास है सैद्धांतिक मान आ जाएगा। प्रैक्टिकल करके प्रायोगिक मान ज्ञात कर लो, और द्रवों के लिए भी सैद्धांतिक मान और प्रायोगिक मान दोनों बिल्कुल बराबर प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो अपन लिख सकते हैं कि द्रवों के लिए जो आपके पास में प्रायोगिक मान है ये बराबर प्राप्त होता है किसके, सैद्धांतिक मान के। तो इसका मतलब ये है कि न्यूटन का जो फॉर्मूला है ये बिल्कुल एकदम सही साबित होता है। अब बात आती है कि इसके लिए गैसों के लिए, गैसों के लिए, और ये जो गैसों के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर चक्कर पड़ने वाला है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, अगर अपन बात करते हैं गैसों के लिए, तो गैसों के लिए न्यूटन का ऐसा मानना था कि गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों का या अनुदैर्ध्य तरंगों का संचरण एक समतापी प्रक्रम है, ठीक है ना। तो न्यूटन कहता है, न्यूटन के अनुसार गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों का संचरण है यह समतापी प्रक्रम होता है। तो न्यूटन ऐसे बोलता है कि गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों का संचरण एक समतापी प्रक्रम होता है, और समतापी प्रक्रम के लिए जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है, यानी प्रेशर के बराबर होता है। ये बात आपको आगे चल करके बताई जाएगी भी, ठीक है ना। तो अपन बात कर सकते हैं कि समतापी प्रक्रम के लिए जो बी होता है या जो ई होता है, जो प्रत्यास्थता गुणांक होता है वो किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। और पी क्या होता है बच्चों, आपके पास है गैस का दाब होता है, ठीक है ना। पी क्या होता है भाई, गैस का दाब होता है। तो अपन लिख सकते हैं कि भी वी एल बराबर अंडरूट का क्या हो जाएगा आपके पास है पी बटे रो बन जाएगा अभी। अब एनटीपी पर अपन बात करते हैं, तो एनटीपी पर प्रेशर कितना होता है भाई, एक एटमॉस्फेयर होता है 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है ना, सॉरी 10 टू द पावर 5 होता है प्रेशर। और घनत्व कितना होता है एयर का 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। तो ध्यान से देखना, देखो एनटीपी पर, एनटीपी पर जो प्रेशर होता है वो क्या, ये होता है आपके पास 1.01325 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और घनत्व होता है ये कितना होता है आपके पास लगभग 1.29
किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। इन दोनों का मान अगर अपन पुट कर देंगे तो आपके पास में जो VL है ये लगभग कितना हो जाएगा आपके पास में 280 मीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाएगा अभी। और यहां से आपके पास में फॉर्मूले से जो मान अपन ने ज्ञात किया ये कौन सा मान होता है, सैद्धांतिक मान होता है। कौन सा मान होता है, सैद्धांतिक मान। तो ये आपके पास हो जाएगा सैद्धांतिक मान, ठीक है ना। ये तो आपके पास में VL आ गया अभी, ओके। इसके बाद में अपन क्या करते हैं, अभी प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रैक्टिकल करने से अपने को जो मान प्राप्त होता है वो लगभग 330 मीटर पर सेकंड के आसपास प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो लेकिन जो प्रायोगिक मान होता है, प्रायोगिक मान, वो ध्यान से देखना। देखो प्रायोगिक मान है वो लगभग कितना होता है आपके पास, 330 मीटर पर सेकंड होता है। तो गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए अगर अपन न्यूटन की बात को मान करके वैल्यू निकालें तो ये अपने को लगभग प्राप्त होती है 280 मीटर पर सेकंड, और प्रैक्टिकल वैल्यू है वो आपको प्राप्त होती है लगभग 330 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसका मतलब न्यूटन की जो परिकल्पना है वो यहाँ पे सही साबित होती है कि गलत साबित होती है, ऑब्वियसली गलत साबित होती है। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से न्यूटन की परिकल्पना, तो इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन की परिकल्पना वो यहां पे गलत साबित होते हैं भी, गलत साबित होती है। कौन सी परिकल्पना की अपन बात कर रहे हैं, ये जो समतापी प्रक्रम है ना। देखो बच्चों, गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए न्यूटन ने बोला था कि यह एक समतापी प्रक्रम होता है, और इसी बात को बेस मान करके अपन ने सोल्व किया तो अपने को प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। तो इससे ये प्रूव हो गया कि न्यूटन ने ये जो बात बताई थी ना ये बिल्कुल गलत थी, यानी गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों का संचरण एक समतापी प्रक्रम में नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद में इसका एक स्टूडेंट आता लाप्लास, और वो बताता है कि गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों का संचरण एक समतापी प्रक्रम नहीं होता है, यह एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, एक एडियाबेटिक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में वो आगे भी कुछ बातें क्या क्या बताता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक बार इन चीजों को आप नोट करें, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। तो देखिए बच्चों, अब तक अपन ये देख चुके हैं कि जो अनुदैर्ध्य तरंगे हैं उनको, उनके लिए मतलब अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल के लिए न्यूटन ने एक फॉर्मूला दिया था, V बराबर अंडर रूट का E बटा रो। इस फॉर्मूले को अपन ने ठोसों के लिए लागू किया, बिल्कुल सही प्राप्त हुआ। द्रवों के लिए लागू किया, बिल्कुल एकदम सही प्राप्त हुआ। इसका मतलब न्यूटन के फॉर्मूले में कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि न्यूटन का जो फॉर्मूला है वो ठोसों और द्रवों दोनों के लिए सही से रिजल्ट देता है भाई। बट गैसीय माध्यम में जाकर के लोचा हो जाता है। अब गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों, देखो गैसों के लिए लोचा क्यों होता है, क्योंकि गैसीय माध्यम में जो प्रत्यास्थता गुणांक है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है भाई। अलग अलग जो प्रक्रम होते हैं वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाए जाएंगे। तो अलग अलग प्रक्रमों के लिए जो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक है, जो मतलब प्रत्यास्थता गुणांक है, उन सब की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। तो न्यूटन का ऐसा मानना था कि गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों का संचरण एक समतापी प्रक्रम होता है, जो कि गलत सिद्ध होता है अभी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद उसका स्टूडेंट आता है लाप्लास। लाप्लास उसका स्टूडेंट ही था, तो वो क्या करता है, करेक्शन करता है अभी। तो अपन बात करते हैं लाप्लास का संशोधन। तो ये कहता है कि गैसीय माध्यम में ध्वनि तरंगों का संचरण रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, और जो भी आपके पास में रुद्धोष्म प्रक्रम है, इस रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए जो प्रत्यास्थता गुणांक E होता है वो क्या होता है आपके पास है, गामा इंटू पी। और पी तो आपके पास में क्या होता है, प्रेशर होता है, और गामा क्या होता है भाई, ये आपके पास होता है Cp अपॉन Cv।
ये जो आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज यानी गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत वाला चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके अंदर डिटेल से पढ़ाएंगे भी। तो आपके पास v बराबर क्या हो जाएगा, v लॉन्गिट्यूडिनल बराबर अंडर का e बटा रो, और e को अपन क्या लिख सकते हैं अभी, गामा p बटे क्या हो जाएगा आपके पास, रो हो जाएगा। अब फिर अपन बात करते हैं एनटीपी पर, बात करते हैं एनटीपी पर। जो आपके पास है P है, इस P की वैल्यू कितनी थी 1.01325 इंटू 10⁵ रो कितना होता है आपके पास 1.29, तो गामा लगभग कितना होता है आपके पास है, ये होता है आपके पास 1.4 होता है गामा। अब इन सब की वैल्यू अगर अपन पुट कर देते हैं तो यहाँ से आपके पास जो VL है ये अपने को लगभग कितना प्राप्त हो जाएगा, 330 मीटर पर सेकंड प्राप्त हो जाएगा। और चूंकि अपन ने ये फॉर्मूले से मान ज्ञात किया है, इस कारण से इसको अपन बोलते हैं सैद्धांतिक मान। क्या बोलते हैं, सैद्धांतिक मान। और आपको पता है कि जो प्रायोगिक मान है वो भी लगभग 330 मीटर पर सेकंड के आसपास ही प्राप्त हो रहा था। तो अपन बोल सकते हैं कि लाप्लास ने बताया कि गैस के माध्यम में ध्वनि तरंगों का संचरण एक समतापी प्रक्रम नहीं होता, यह एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है। और यदि अपन रुद्धोष्म प्रक्रम को कंसिडर करते हैं तो इस स्थिति में अपने को प्रायोगिक मान और सैद्धांतिक मान दोनों बराबर प्राप्त होते हैं। इसका मतलब लाप्लास की जो परिकल्पना है कि गैस के माध्यम में ध्वनि तरंगों का संचरण एक रुद्धोष्म प्रक्रम होता है, ये बिल्कुल सही थी। तो अपन बात कर सकते हैं आगे कि इसका मतलब लाप्लास की परिकल्पना वो क्या थी, बिल्कुल एकदम सही थी। ठीक है बच्चों, इसके बाद में देवदान से आगे बढ़ते हैं। अपन जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है आपके पास, म्यू आर टी। म्यू क्या होती है, मोलों की संख्या, तो इसको अपन लिख देंगे एम बटे एम डब्ल्यू इंटू आर टी। एम डब्ल्यू क्या होता है, मोलिकुलर वेट होता है। अब देवदान से यहाँ से v को मैं m के बट्टे में ले जाऊंगा, तो v को अगर मैं m के बट्टे में ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, m बटे v, और m बटे v क्या होता है, रो होता है, और रो को वापस नीचे की तरफ ले आऊंगा तो ये आपके पास में क्या बन जाएगा, p बटे रो बराबर आर टी बटे एम डब्ल्यू। तो अपन जानते हैं कि यहां से आपके पास है v बराबर क्या होता है भाई, गामा p बटे रो को अपन क्या बोल सकते हैं भाई, आर टी बटे एम डब्ल्यू का रूट हो जाएगा। ठीक है ना, ये बात होगी भी। अब यहां पे अपन बोल सकते हैं कि जो v है वो किन किन बातों पे डिपेंड करता है। एक तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ t, एक तो ये परम ताप पे डिपेंड करता है। यदि टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ेगी ना तो इस स्थिति में v की वैल्यू भी बढ़ेगी। मतलब अगर अपन तापमान को बढ़ाते हैं ना तो इस स्थिति में गैस के माध्यम में ध्वनि तरंगों की जो चाल है वो भी क्या होती है, बढ़ती है। हाई टेम्परेचर पे स्पीड बढ़ जाती है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो अपन लिख सकते हैं कि टेम्परेचर को अगर अपन बढ़ाएंगे ना तो v भी बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी। और इसके बाद में से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास में, रूट ऑफ मोलिकुलर वेट। ठीक है ना, तो मोलिकुलर वेट जिसके लिए न्यूनतम होगा ना उसके लिए v की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और मोलिकुलर वेट सबसे कम किसका होता है बच्चों, हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए v की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है ना, तो ऐसे बोला जा सकता है कि एक दिए गए तापमान पर किस गैस के लिए या किस गैस के अंदर ध्वनि तरंगों की जो चाल है वो आपको सर्वाधिक प्राप्त होती है, तो अपना आंसर होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट क्या होता है, सबसे कम। ठीक है ना, ये बात होगी भी। तो ये अपने पास में v का रिलेशन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और बता देता हूँ देवदान से कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास, रूट ऑफ t। या इसको आप लिख सकते हैं कि v2 बटे क्या देगा आपके पास में, v1 बराबर रूट ऑफ क्या देगा आपके पास में, t2 बटे t1। और इसके बाद में रूट ऑफ T2 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, T2 प्लस क्या देगा 273, और T1 को लिख देंगे T1 प्लस क्या देगा 273। हालांकि आपको थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बताया जाएगा, बट फिर भी आपको मालूम है कि अगर आपको टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दे रखा है उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 आपको ऐड करना पड़ेगा, हर किसी को मालूम है।
तो यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो तो टेम्परेचर किस में भी केल्विन में, और स्मॉल टी है वो टेम्परेचर किस में भी डिग्री सेंटीग्रेड में। और अगर आपके पास में टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो आपको 273 इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा भी, ठीक है ना, ये चीज। अब सुनो, देखो माना T1 बराबर कितना देगा आपके पास है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो आपके पास है V1 है, इसको अपन क्या लिख देंगे V0, और V0 लगभग कितना होता है आपके पास 330 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है ना। और T2 बराबर कितना देगा आपके पास T डिग्री सेंटीग्रेड पर, जो आपके पास V2 है, ये क्या देगा आपके पास VT हो जाएगा अभी। मतलब एक तो आपके पास T1 टेम्परेचर, एक आपके पास T2 टेम्परेचर है। T1 तो प्रारंभिक ताप हो जाएगा, T2 अंतिम ताप हो जाएगा। तो जो प्रारंभिक ताप है वो मैं कितना मान के चल रहा हूँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास V2 बराबर कितना देगा VT बटे V1 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी V0 बराबर, इसके बाद T2 को अपन क्या लिख सकते हैं अभी T, और प्लस क्या देगा आपके पास 273। T1 कितना देगा आपके पास 0, ये आपके पास 273। इसके बाद इसकी पावर कितना देगी आपके पास 1/2। तो यहां से आपके पास दोनों से 273/273 कितना देगा आपके पास 1, और प्लस क्या देगा आपके पास T बटे 273, इसकी पावर कितना देगी आपके पास 1/2। अब T बटे 273, अगर आपके पास T बहुत छोटा है तो T बटे 273 आपको काफी छोटा प्राप्त होगा। तो इस स्थिति में अपन द्विपद प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं और पावर 1/2 इसको अपन आगे जंप करवा सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि यदि आपके पास में जो T है वो काफी छोटा है किससे 273 से, तो इस स्थिति में आपके पास आ जाएगा VT बराबर V0 इंटू, इसके बाद 1 प्लस कितना देगा T बटे 273। तो T बटे 273 इसको अपन 1/2 मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 273 इंटू 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास हो जाएगा 546 हो जाएगा। समझ में आ गई ना बात है। फिर उसके बाद इसको अपन क्या करते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास में क्या बन जाएगा VT बराबर क्या हो जाएगा आपके पास V0 और प्लस ये आपके पास में देना से V0 T बटा 546। अब यहां पर अगर अपन V0 की वैल्यू लगभग 330 पुट कर देते हैं तो 330 बटे 546 ये कितना प्राप्त होता है, ये देखो अभी आपको मैं सोल्व करके बता देता हूं, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा 330 बटे 546, कैलकुलेटर कहाँ गया, 330 बटे 546, ये लगभग आपके पास में कितना आता है अभी 0.6 आता है, कितना आता है 0.6 आता है अभी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अभी 0.6 इंटू क्या देगा T हो जाएगा। अब ध्यान से अगर अपन T बराबर 0 पुट करते हैं तो आपके पास में कितना हो जाएगा VT बराबर V0, T बराबर 1 पुट करते हैं तो प्लस 0.6 हो जाएगा, T बराबर 2 पुट करते हैं तो प्लस 1.2 हो जाएगा, 3 पुट करते हैं तो प्लस 1.8 हो जाएगा। यानी तापमान में हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर आपको जो वेग है उसके अंदर 0.6 मीटर पर सेकंड की वृद्धि प्राप्त होती है भी, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो अगर अपन टेम्परेचर की वैल्यू कम लेते हैं तो छोटे तापमानों पर तापमान में हर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि करने पर आपको ध्वनि के वेग में 0.6 मीटर पर सेकंड की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों को आप अच्छे से नोट करें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो चलिए बच्चों देखिएगा अपन ने अनुप्रस्थ तरंगों का वेग अपन ने पढ़ लिया, अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग अपन ने पढ़ लिया। अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ ध्यान से। मैंने आपको बताया था कि अनुप्रस्थ तरंगों का वेग क्या था आपके पास में VT बराबर अंडर का एक फॉर्मूला अपने पास ये आता है, देखो ध्यान से y इंटू विकृति और बटे क्या देगा आपके पास रो देगा, और याद होगा आपके पास अंडर का y बटे रो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंगों का वेग या अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल बोल सकते हैं इसको अपन। तो ये आपके पास देगा VT बराबर अंडर का y बटे क्या देगा आपके पास रो, ठीक है ना, इंटू क्या देगा आपके पास अंडर का विकृति, ये बात होगी भी।
अब यहाँ पे इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वी एल लिख सकते हैं। तो ये आपके पास हो जाएगा वी टी बराबर वी एल इंटू क्या देगा आपके पास, रूट ऑफ विकृति। या ऐसे बोल सकते हैं कि अपन वी टी बटे वी एल बराबर क्या देगा आपके पास, रूट ऑफ विकृति। ये बात हो गई भी। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे जो विकृति होती है वो आपके पास में क्या होती है, एक से छोटी होती है। जैसे मान के लिए विकृति कितनी भी 2% है, तो इसको अपन लिख देंगे 2/100, तो नीचे वाली संख्या बड़ी हो जाएगी, तो वी एल है वो वी टी से क्या हो जाएगा, भी बड़ा हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो विकृति है वो आपके पास ऑब्वियसली 1 से छोटी, इस कारण से आपके पास जो वी टी है वो भी वी एल से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा भी, ठीक है ना। तो चूंकि विकृति 1 से छोटी और इसलिए आपके पास में जो वी टी है वो आपके पास में वी एल से छोटा प्राप्त हो जाएगा भी। तो ये आपके पास अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों की जो चाल है उन दोनों के अंदर रिलेशन अपन ने पता लगा लिया है भी, ठीक है। चलो ये तो आपकी बात समझ में आई गई होगी अच्छे से। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। आपके पास में कोई भी एक तार है, इस तार का द्रव्यमान कितना भी m है, इसकी लंबाई कितनी भी l है। इसको आपने इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर लटका गए और इसके बाद इस तार के नीचे वाले सिरे पर एक अनुप्रस्थ स्पंद अपन उत्पन्न करते हैं भी, ठीक है ना। एक ट्रांसवर्स पल्स अपन जनरेट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका नीचे वाला जो सिरा है इस पर अपन इस प्रकार से इसकी लंबाई के लंबवत एक झटका लगाते हैं। तो जैसे झटका लगाते हैं वहां पर एक स्पंद उत्पन्न होता है और ये स्पंद है वो ऊपर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ता है भी, ठीक है ना। तो एक तो नीचे वाले सिरे से x दूरी पर इस स्पंद का वेग ज्ञात करना है और एक इस स्पंद को ऊपरी सिरे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो समय आपको ज्ञात करना है भी, ठीक है ना। तो देखना ऐसे देखो, तार के निचले सिरे पर एक अनुप्रस्थ स्पंद उत्पन्न किया जाता है। निचले सिरे से x दूरी पर स्पंद की चाल तथा ऊपरी सिरे तक पहुंचने में लगा समय क्या आपको याद करना है अभी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इस नीचे वाले सिरे पे यहाँ पे टेंशन सबसे कम है। जैसे जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हैंगिंग पार्ट है उसकी लंबाई बढ़ती जाएगी, जैसे तनाव का मान बढ़ता जाएगा। और टेंशन अगर बढ़ेगी तो अपन जानते हैं v बराबर अंडर का t बटे म्यू होता है। तो टेंशन अगर बढ़ेगी ना तो ऑब्वियसली जो v है उसका मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ से निचले सिरे से x दूरी पर आपको यहाँ पे v ज्ञात करना है अभी। तो मैं एक काम करता हूँ भाई, इस नीचे वाले सिरे से x डिस्टेंस पर यहाँ पे बात करता हूँ मैं इस पॉइंट पे तनाव। तो नीचे लटकने वाले भाग की लंबाई कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो नीचे लटकने वाला जो भाग है उसका mg यहाँ पे टेंशन के बराबर हो जाएगा अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास है l लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m, एकांक लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m बटे l। तो x लंबाई का द्रव्यमान कितना हो जाएगा m बटे l इंटू x हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में अपन लिख सकते हैं कि इस तार के लिए जो म्यू है, म्यू बराबर कितना हो जाएगा m बटे l। और यहाँ पर आपके पास जो टेंशन है, टेंशन t बराबर कितना हो जाएगा आपके पास m बटे l इंटू क्या हो जाएगा x इंटू क्या हो जाएगा आपके पास है g।
ये टेंशन आ गया। तो यहां पर आपके पास में v बराबर अंडर रूट का t बटे म्यू, यहां पे बराबर अंडर रूट का t को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, एम एक्स जी बटे क्या देगा आपके पास l, और म्यू बराबर कितना देगा आपके पास में m बटे l। तो m से m और l से l को अपन कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहां से आपके पास में v बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट का x इंटू जी हो जाएगा। यानी आपके पास में x अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जो अनुप्रस्थ स्पंद है उसकी चाल है वो भी बढ़ेगी। तो यहां से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा वैसे वैसे इस स्पंद की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, भी बढ़ती जाएगी। अब इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो समय आपको ज्ञात करना है। तो कैसे कर सकते हैं अपन, देखो यहाँ पे x है ना, तो इस dx लंबाई का अपन एक अल्पांश बना लेते हैं और अपन मान लेते हैं कि ये dx अल्पांश है वो इतना छोटा है कि इसके लिए चाल है वो ऑलमोस्ट सेम रहती है, मीन चाल है उसको अपन लगभग नियत मान सकते हैं। तो यहां से यहां तक के लिए जो v है उस v को अपन क्या लिख सकते हैं, अभी ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट का x इंटू जी हो जाएगा, और v बराबर कितना हो जाएगा आपके पास है dx अपॉन है dt। तो यहां पे दो तरह से dt बराबर क्या हो जाएगा आपके पास है, dt बराबर 1 बटे अंडर रूट का g, इसको साइड में कर लो, और इसके बाद में क्या हो जाएगा आपके पास है dx अपॉन रूट ऑफ x हो जाएगा। और फिर उसके बाद में अपन एक काम करते हैं, दोनों तरफ से इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो t बराबर 0 पर x बराबर भी कितना हो जाएगा आपके पास है 0, और इसके बाद में t बराबर t पर, या t बराबर कैपिटल T मान लो इसको आप, t बराबर कैपिटल T पर x बराबर कितना हो जाएगा l हो जाएगा। यानी t बराबर कैपिटल T पर जो स्पंद है वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा, यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो dt का क्या हो जाएगा आपके पास है t बराबर, इसके बाद 1 बाई रूट एक्स कितना होता है, x की पावर 1/2, ऊपर जाकर के माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 प्लस 1 माइनस का 1/2 प्लस 1, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 2 रूट एक्स आ जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपके पास है g, और इसके बाद में क्या बन जाएगा आपके पास रूट एक्स बन जाएगा, और रूट एक्स की लिमिट्स अपन पुट कर देंगे 0 से लेकर के l तक। तो यहाँ से आपके पास है t बराबर, इसको अपन क्या लिख सकते हैं 2 रूट ऑफ x की जगह अपन l पुट कर देंगे, तो ये आपके पास है क्या देगा l अपॉन क्या देगा g। तो t बराबर क्या देगा आपके पास 2 रूट ऑफ l अपॉन g बन जाएगा अभी, ठीक है ना। ये आपके पास टोटल टाइम आ गया। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि यहां पे जो मिड पॉइंट है मध्य बिंदु तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करना है, तो 0 से लेके l/2 तक इंटीग्रेशन कर देंगे। अगर आपको बोला जाए कि मध्य बिंदु से टॉप पॉइंट तक पहुंचने में लगा समय, तो l/2 से लेके l तक का इंटीग्रेशन कर देंगे। और अगर आपको बोला जाए कि यहां से मध्य बिंदु तक पहुंचने का समय t1 और मध्य बिंदु से टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंचने में लगा समय t2 है, तो क्या करना है। तो एक बार तो अपन क्या करेंगे भी 0 से l/2 तक इंटीग्रेशन करके t1 निकाल लेंगे, और l/2 से l तक का टाइम पुट करके l/2 से l तक की डिस्टेंस पुट करके लिमिट पुट करके अपन टाइम t2 कैलकुलेट कर लेंगे, और फिर t1 t2 का अपन रिलेशन वो जो रेशियो है वो अपन फाइंड आउट कर सकते हैं अभी इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट एक चीज और बताता हूं आपको मैं, कि जैसे क्वेश्चन ये और क्या है, ये जैसे मान के चलिए यहां पर कोई भी एक तार है, ये तार हो गया, इस तार का जो द्रव्यमान है इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास में 2 kg मान लो, और यहां पर इसके नीचे अपन ने कोई भी एक बॉल लटका रखी है, इस पिंड का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा आपके पास है 3 kg। केजी ज्यादा हो गया तार का ना, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू तो वही आएगी। इसका मान लो कितना हो जाएगा आपके पास है 20 ग्राम, और इसका हो जाएगा आपके पास है 30 ग्राम।
अब मैं क्या करता हूँ, इस तार के निचले सिरे पर मैं इस प्रकार से एक स्पंद उत्पन्न करता हूँ, एक झटका मारता हूँ। झटका मारता हूँ तो स्पंद ऊपर की तरफ गति करेगा, तो यहां से लेकर के यहां तक गति करेगा, तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाने पर टेंशन वो बढ़ेगी, और टेंशन अगर बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी। मान के चलेगा अनुप्रस्थ स्पंद की यहाँ पे जो तरंग दैर्ध्य वो कितनी भी λ1 है, और यहाँ पे तरंग दैर्ध्य वो कितनी भी λ2 है। तो λ1 λ2 के बीच में रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है अभी। तो अपन बात करते हैं निचले सिरे पर तरंग दैर्ध्य λ1 है तथा ऊपरी सिरे पर λ2 है, तो इनमें संबंध ज्ञात करना है अभी। अब संबंध ऐसे है कि अपन जानते हैं कि v बराबर क्या होता है आपके पास में, v बराबर n इंटू लेमडा होता है, और v बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, v बराबर अंडर रूट का t बटे म्यू हो जाएगा अभी। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं n क्या होती है, आवृत्ति होती है। याद रखना फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती है, चाहे स्पीड चेंज हो जाए, चाहे कुछ भी चेंज हो जाए, लेमडा चेंज हो जाए, आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती। यहां पर अपन ने जो पल्स जनरेट किया है, इस पल्स की यहाँ पे जो आवृत्ति है हमेशा वही आवृत्ति रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी तो हमेशा कांस्टेंट होती है, और म्यू है वो भी कांस्टेंट होता है। तो यहां से आपके पास है लेमडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ टी। तो λ1 अपॉन λ2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, रूट ऑफ T1 अपॉन T2 बराबर। तो T1 तो कहां पर हो जाएगा अभी, निचले सिरे पर। तो निचले सिरे पर यहां पर टेंशन है वो किसके बराबर हो जाएगा, इस पिंड के बराबर। तो कितना देगा आपके पास है 30G। ऊपरी सिरे पर पहुंच जाएगा यहां पर टेंशन, तो नीचे तार और पिंड दोनों का जोड़ देंगे, 30-20 कितना हो जाएगा आपके पास है 50 हो जाएगा। यहाँ पे ये अपने पास हो जाएगा अंडर रूट का 3/5। ये बात हो गई भी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे जो तरंगों की जो चाल है वो चाल अपन यहाँ पे बिल्कुल एकदम फिनिश कर चुके हैं, और आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं। फिर उसके बाद अगले लेक्चर पर जब अपन मिलेंगे तो अपन डिस्कस करेंगे तरंगों का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ठीक है बच्चों, तो आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया इसको आप अच्छे से तैयार करें, और अगले लेक्चर पे बिल्कुल एकदम अच्छे से प्रिपेयर होके आना आप।